आपका पीएफ का फॉर्म सेटल हो गया लेकिन बैंक के अंदर पैसे नहीं आए तो आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कैसे एक भाई के 29,000 रुपए पास हुए लेकिन उसके बैंक में नहीं आए। आपको मैं यहाँ कंप्लीट जानकारी दूंगा, पहले मुझ पे भरोसा कर लीजिए। भरोसे के लिए पहले जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे जितने इंटरनेट पे जानकारी है आधी से ज्यादा फर्जी है या फिर कॉपी पेस्ट है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तभी आप मेरी बात मानिएगा। देखिए, छोटा सा चैनल है, अगर आपको इस चैनल से फायदा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैंने भर भर के नॉलेज वाली वीडियोस बनाई है, जिसमें सावधान सीरीज मैंने बनाई है, जहां मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो यही चीज मैं आपको आज भी इस वीडियो में बनाने वाला हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंबर के कितने रुपए पास हुए हैं। 26,000 रुपए पास हुए हैं और ये 2020 में पास हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी आपका फॉर्म पास होता है ना, तो आपको फॉर्म पास होने के मैक्सिमम 1 हफ्ते ही वेट करना है। अगर आपके पैसे 1 हफ्ते के बाद अंदर नहीं आए तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको वेट नहीं करना है, आपको पीएफ ऑफिस में संपर्क करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस भाई ने क्या गलती करी है। इस भाई ने ये गलती करी है कि 5 फरवरी 2020 को इनका फॉर्म पास हो गया था 26,000 रुपए का, और अब इन्हें होश आया है सितंबर 2023 में। लगभग 2.5-3 साल का टाइम हो चुका है, अब जाके इनको होश आया है कि क्या इनका पीएफ आया या नहीं आया। तो आपको पहली मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका फॉर्म सेटल हो गया तो मैक्सिमम आपको 1 हफ्ते का वेट करना है। अगर 1 हफ्ते में आपके पैसे नहीं आए तो आपको पीएफ ऑफिस को कांटेक्ट करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना है। खाली नहीं बैठना है। अगर आप खाली बैठ जाओगे तो आपके वो पैसे आपके नहीं आएंगे। ऐसे अपने आप में वापस से पैसे नहीं आते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखिए, आपके साथ भी 99% यही प्रॉब्लम होगी जो इस भाई के साथ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझने के लिए मैं आपको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म में ले गया, यहाँ पे क्लेम फॉर्म में ले गया हूँ। पहली मिस्टेक तो इन्होंने ये करी थी कि इन्होंने सिर्फ फॉर्म नंबर 19 भरा था, 10C नहीं भरा था। तो अगर ये 10C भरते तो 10C के भी पैसे इनके नहीं आते। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पीडीएफ कर रहे हैं, व्यू पीडीएफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं आ रही है, लेकिन आपके केस में फाइल आ रही होगी। आपके केस में आपको क्या चेक करना है ये ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे ये चेक करना होता है कि भाई साहब, जो मेरा बैंक लगा हुआ है वो बैंक सही है या नहीं है। अभी सही है का मतलब क्या है? सही है का मतलब ये है कि वहाँ अकाउंट नंबर सही होना चाहिए और आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये 2 चीज़ों में ही मिस्टेक होती है। अगर आपके अकाउंट नंबर के आगे 0 लगा है तो वहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर आईएफएससी कोड, अगर आपने कोई ब्रांच बदली है तो आपको अपना आईएफएससी कोड केवाईसी में जाके चेंज करना होगा। इस भाई साहब के केस में क्या हुआ? इस भाई साहब के केस में ये हुआ कि कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ने सेविंग अकाउंट खुलवाया था, सबका सैलरी अकाउंट खुलवाया था और सबके सैलरी अकाउंट के आगे 0 लगा हुआ था। लेकिन जब पहले के टाइम पे कंपनी की तरफ से बैंक केवाईसी की जाती थी तो कंपनी वालों ने किसी भी केवाईसी के अंदर 0 मेंशन नहीं किया था, और 0 मेंशन ना करने की वजह से जब भी उन एम्प्लॉयज ने फॉर्म भरा तो किसी भी एम्प्लॉय का फाइनल सेटलमेंट पे पैसा नहीं आया। इस वजह से इस भाई का भी पैसा नहीं आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये समस्या जो 0 वाली है, ये मुझे कैसे पता लगी? ये इसलिए पता लगी क्योंकि यहाँ पे मैं इस कंपनी का काम करता आ रहा हूँ। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। यहाँ पे लेट हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे डूब गए हैं। आपके पैसे सुरक्षित हैं, पीएफ ऑफिस के पास में है। अभी पीएफ ऑफिस को एक काम करना चाहिए था, जो कि पीएफ ऑफिस ने नहीं किया है। पीएफ ऑफिस को हम सुनाएंगे, पीएफ ऑफिस की क्या गलती है वो उनको बताएंगे डियर ईपीएफओ सीरीज के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जहां मैंने बताया है कि पीएफ ऑफिस की भी इसमें गलती है। जो अगर गलती पीएफ ऑफिस की है तो उसके लिए उनको सुनाया जाएगा, लेकिन आपकी जो गलती है उसके लिए आपको सही करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके पैसे मिलेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लगा है उसके आगे 0 मेंशन नहीं है, ये 0 मेंशन नहीं है। लेकिन जब इन्होंने वापस से केवाईसी लगाई है तो इसके आगे इन्होंने 0 मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा कि जो बैंक आपका पहले लगा हुआ है उस बैंक को आप इग्नोर कीजिए, अब आप उसे सही बैंक लगाइए। अगर मान लो आपके पास एक ही बैंक है तो आप उसी बैंक को लगाइए, लेकिन अगर आईएफएससी कोड गलत हो गया था तो अभी आईएफएससी कोड सही करके लगाइए, जैसा कि इस भाई ने लगा रखा है। ये 15 सितंबर की रिक्वेस्ट है, केवाईसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा कि हमारा अगर
ऐसा सेटल हो जाता है तो हमें मैक्सिमम हफ्ते भर का वेट करना होता है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं आए तो आप अपना बैंक डिटेल चेक कीजिए, कंपनी से बात कीजिए, पीएफ ऑफिस में बात कीजिए, जो भी करना है आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये करना है कि हमें अपना बैंक आके चेक करना है कि भाई मेरा बैंक सही है या नहीं है। अगर आपको गलती नज़र आ गई कि यार मेरा इसमें जो है नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर मेरा अकाउंट नंबर गलत है या आईएफएससी कोड गलत है, तो आप अपना बैंक अकाउंट ठीक करने के लिए नया बैंक लगा दीजिए या जो भी गलती हो रही हो उस गलती को ठीक करके लगा दीजिए। ऐसा आपने कर लिया तो अब क्या आपके पैसे आ जाएंगे? नहीं, अभी आपके पैसे नहीं आएंगे। अभी सिर्फ आपने अपना बैंक डिटेल ठीक किया है। इसके आगे क्या प्रोसेस करना होगा ये समझते हैं। अब आपको जाना होगा अपनी पीएफ पासबुक के अंदर। आप पीएफ पासबुक के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2020 में सेटल हो गया है। मैं आपको ले चलता हूँ आपके फ्रंट पेज पे। जब आप यहाँ फ्रंट पेज पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे एक संभावना ये है कि पीएफ ऑफिस ने इस चीज़ को देखा कि भाई इसके पैसे वापस आ गए, तो पीएफ ऑफिस क्या करता है, आपके पैसे पासबुक में रिटर्न डाल देता है। इसे बोला जाता है एनईएफटी रिटर्न। इस बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि एनईएफटी रिटर्न किस तरह से आता है। लेकिन इस भाई के केस में क्या हुआ है, इस भाई के केस में जो पटना ऑफिस है वो एक नंबर का कामचोर पटना ऑफिस है और यहाँ पे उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया है कि अगर किसी बैंक ने किसी आदमी का पीएफ सेटल नहीं किया, वो पैसे वापस भेज दिए, तो उस आदमी के अकाउंट में वापस क्रेडिट कर देना चाहिए, मतलब उसकी पासबुक में वापस डाल देना चाहिए। तो आपके केस में आपको ये देखना है कि क्या मेरा अब यहाँ पे जो वापस डालने का प्रोसेस है इसमें आप मान सकते हैं कि 1 मंथ का टाइम लग सकता है। 1 मंथ के अंदर अंदर या मैक्सिमम 2 मंथ, 1 से 2 महीने में आपके पैसे वापस से आपकी पीएफ पासबुक में आ जाने चाहिए। अगर आपकी पीएफ पासबुक में पैसा वापस नहीं आया है तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आपको पीएफ ऑफिस जाना ही पड़ेगा, वहाँ जाके एएसआर फॉर्म भरना ही पड़ेगा, री इशू फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे आपका जो पैसा कट गया है वहाँ पे वापस होना चाहिए पीएफ ऑफिस की तरफ से। पीएफ ऑफिस कैसे वापस दिखाएगा? वापस जो दिखाएगा वो एनईएफटी रिटर्न करके एंट्री आएगी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। एनईएफटी रिटर्न प्रॉपर लिखा आता है कि आपके एनईएफटी रिटर्न से पैसे आए हैं। जब अगर आपके ज़्यादातर केस में पैसे वापस आ जाते हैं, अगर पैसे आ जाएं यहाँ दिखने लग जाए तो आपको वापस से फॉर्म भरना है, नया फॉर्म भरना है। अगर आप मान लीजिए एडवांस निकाल रहे हैं तो फॉर्म 31 वापस भरेंगे। अगर आपका फुल सेटलमेंट है तो आप 1910C भरेंगे, ठीक है। तो 1910C आप भर सकते हैं अगर आपको पैसे वापस दिखाने लग गया। लेकिन जैसा कि इस भाई के केस में है कि यहाँ पे इनको बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है। अगर हम अपनी पासबुक में जाएंगे, पासबुक में हम नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें दिखा रहा है कि 2020 के अंदर में इनका ये क्लेम सेटल हो गया है। अगर तरीका ये था कि यहाँ एनईएफटी रिटर्न करके लिखा था एनईएफटी रिटर्न और यहाँ पे इनके पैसे वापस से जुड़ जाते, ठीक है। तो इनके केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ठीक कर रहे हैं, जो कि अभी इन्होंने केवाईसी लगाया हुआ है, ठीक है। हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने बैंक अकाउंट ठीक लगाया। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया, दूसरा स्टेप में हमने अपनी पासबुक चेक की है कि क्या हमारी पासबुक में रिटर्न दिखा रहा है। अगर हमें पासबुक में रिटर्न दिखा रहा है, अगर अमाउंट शो कर रहा है तो हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अगर हमें अमाउंट शो नहीं कर रहा है, अगर अमाउंट शो नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एएसआर फॉर्म आ जाता है और री इशू फॉर्म आ जाता है। अब ये एएसआर फॉर्म या री इशू फॉर्म कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको कंपनी की हेल्प लगेगी, क्योंकि इसमें आपकी फॉर्म आपको जो भरा जाता है उसमें कंपनी या फिर बैंक के साइन होते हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो है इसे सब्सक्राइब करना। अगर जितना मैंने अभी बताया है उतना आपको सेटिस्फाइंग लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दूंगा। और ये जो है ना, ये लाइव है, मतलब जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ या लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं लिख के रख लिया पहले और उसके बाद में इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये एएसआर फॉर्म होता है, ये एएसआर फॉर्म आपको भरना होता है। जैसे हमारे इस भाई के केस में क्या होगा, इस एएसआर फॉर्म को भरना होगा। ये कहाँ भेजा जाएगा, ये पटना ऑफिस भेजा जाएगा। यहाँ पे मेंबर आईडी लिखी जाएगी,
उसके बाद यहाँ पे भी मेंबर आईडी लिखी जाएगी। यहाँ चेक नंबर पे कुछ नहीं लिखना होगा। यहाँ पे अमाउंट जो है मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ, पूरा फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, भाई ये चीज़ तो बताई नहीं, वो चीज़ तो बताई नहीं, तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, जो आपका अमाउंट पास हुआ है। यहाँ जो तारीख है, जिस तारीख में पास हुआ है वो लिखना है। यहाँ आपको बैंक डिटेल लिखनी है, जो आपका बैंक खाता है, जो आप चेक लगाएंगे इस फॉर्म के साथ ना आपको आधार कार्ड प्लस आपका चेक लगाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो आप एड्रेस लिख दीजिए। और इसके नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको अपने साइन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं। यहाँ अपना फादर नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको बैंक मैनेजर या कंपनी के साइन करवाने हैं। मान लो कि ये जिस मेंबर आईडी का है उसी वाली कंपनी से साइन कराने हैं। अब मान लो कि आपने इसके बाद किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली, तो नई कंपनी से साइन नहीं चलेगा। जो कंपनी पीएफ ऑफिस जिस कंपनी के आईडी से पैसा निकला है उसी आईडी से आपको स्टैंप और सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। यहाँ आपको कुछ ऐसा कुछ खास भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भरना चाहें तो यहाँ भर दीजिए जो अमाउंट है आपका, जितने रुपए का है, ठीक है। यहाँ आपको चेक नंबर कुछ नहीं डालना है, यहाँ आपको डेट डालनी है, ठीक है। इतनी चीज आप कर लीजिए। और इसके साथ मैंने आपको बताया आधार कार्ड और चेक लगाना है। और ये आप क्या करेंगे, अगर कोरियर से भेजना हो कोरियर से भेज दीजिए, और अगर पर्सनली जा सके तो पर्सनली आप चले जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ री इश्यू फॉर्म देख लेते हैं। कुछ पीएफ ऑफिस री इश्यू फॉर्म भी लेते हैं और कुछ पीएफ ऑफिस जो है वो आपसे मांगते हैं एएसआर फॉर्म। तो आप ये दोनों ही फॉर्म साइन करवा के अपना रख सकते हैं अपने पास में। यहाँ मैं आपको री इश्यू फॉर्म दिखा रहा हूँ। ये री इश्यू फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। मेरे पास भी री इश्यू फॉर्म है, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि वो किस तरह भरा जाता है। ये जो इन्होंने रखा है इसके अंदर फॉर्मेट ठीक नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा प्रिंट हो रहा है। तो पूरा प्रिंट हमें नहीं करना होता है, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा प्रिंट करना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना ये सीधे आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ आपको जो आपने केवाईसी के अंदर नया बैंक लगाया वो लगाना है। यहाँ आपको पीएफ नंबर लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये वाला फॉर्म ज़्यादा आसान है। उसके बाद आप अपना एड्रेस, यहाँ एड्रेस देख रहे हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस आप देख रहे हैं। यहाँ आपको कंपनी के सिग्नेचर और स्टैंप लगवानी है। और इसके साथ भी आप क्या करेंगे, इसके साथ भी आप अपना आधार कार्ड और प्लस चेक आप लगा देंगे। ओरिजिनल चेक होना चाहिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब बताओ भाई, मैंने अगर आपको जानकारी दी है ना, प्रॉपर जानकारी अगर दी है, सब्सक्राइब कर देना। अगर प्रॉपर जानकारी नहीं दी, सब्सक्राइब मत करना। लिखो कमेंट में, मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि आपको ये वीडियो 10 में से कितने नंबर आप इसको दोगे। अगर मज़ा आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। इतने कम सब्सक्राइबर में क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फ़ायदा हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पीएफ ऑफिस को बताएंगे कि वो किस तरह से गलती करते हैं, जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों रुपए घपला हो जाता है मेंबर्स का। और यहाँ पे भरपाई जो है किसी को नहीं करनी पड़ती है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीएफ मेंबर का होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।